तो अगर लास्ट क्लास में अपन जब पढ़ रहे थे तो अपन ने वर्क के क्वेश्चन कर लिए थे बेटा, और वर्क के क्वेश्चन में जितने कराए अपन वर्क के कर लिए थे। उसके बाद अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के भी क्वेश्चन किए थे कुछ। अब अपन आगे करते हैं, देखो क्वेश्चन है अपने पास में बेटा, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग पहले फटाफट। Two mole ideal gas expand against a constant external pressure of 4 atm from 4 liter to 8 liter at 300 Kelvin. Find out heat work and delta U. अब बताओ बस हीट वर्क और डेल्टा यू कैसे निकालोगे? पहले देखो क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आए ना, क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं, लिख लो क्या क्या दिया है। एन कितना दिया है? 2 मोल। एक्सपेंड कहां से करते हैं? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब पी एक्सटर्नल कितना दिया है? 4 atm। वॉल्यूम V1 कितना दिया है? 4 लीटर। वॉल्यूम V2 कितना दिया है? 8 लीटर। फिर क्या पूछा है? हीट वर्क और डेल्टा यू। बोलो भाई हीट वर्क और डेल्टा यू कैसे निकालो? क्यू डब्ल्यू और डेल्टा यू बताओ कैसे निकालोगे? डब्ल्यू तो फॉर्मूला टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो डब्ल्यू तो आपको पता है, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल कितना दिया बेटा आपको? -4। V2 कितना है? 8। V1 कितना है? 4। कितना आएगा? -16 लीटर एटीएम, जिसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। चलो जी वर्क आ गया। अब Q और W कैसे, डेल्टा यू कैसे निकालोगे? ये सर डेल्टा यू तो एनसीवी डेल्टा टी होता है। अरे बोलो, लेकिन ध्यान से पढ़ो, टेम्परेचर 300 केल्विन, सिर्फ एक ही टेम्परेचर, इसका मतलब आइसोथर्मल है। क्या है बेटा? और मैंने तुम्हें कहा था वो धीरे से चुपके से लिख देगा आइसोथर्मल है, और हर आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू कितना है? चुपके से लिख देगा आइसोथर्मल। याद करो, आइसोथर्मल लिखा होगा बहुत बार, और आइसोथर्मल होते डेल्टा यू तो जीरो हो गया। गैस के लिए अगर गैस एक्सपेंड कंप्रेस होते डेल्टा यू कितना हो गया? जीरो। तो डेल्टा यू जीरो हो गया, तो आपको पता है डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये जीरो है, क्यू इक्वल टू क्या आ गया बेटा? माइनस डब्ल्यू। तो क्यू कितना आ गया बेटा? 16 लीटर 80। ये बात सबको समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत? अब देखो बात करते हैं एक चेंज इन टेम्परेचर यूजिंग हीट। चेंज इन टेम्परेचर यूजिंग हीट के थ्रू अगर हम टेम्परेचर बदले तो कैसे बदलेगा? मैंने बहुत पहले आपको एक चीज पढ़ाई थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने कहा था 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए चाहिए उसे क्या चाहिए? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। M ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? हीट कैपेसिटी। और 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाना चाहिए के लिए मोलर हीट कैपेसिटी। अब ध्यान समझो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि 1 ग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, उसके लिए कितनी हीट चाहिए बेटा अपने को? S। मैं कहूं 2 ग्राम का 1 डिग्री हीट बढ़ाना है, कितना चाहिए? 2S। M ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाना है तो MS। M ग्राम का 2 डिग्री बढ़ाना है तो 2MS। अब M ग्राम का 2 डिग्री बढ़ाना है भाई, 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना चाहिए? S। 2 ग्राम का 1 डिग्री बनाने के लिए कितना चाहिए? 2S। M ग्राम का 1 डिग्री बनाने के लिए MS। अब M ग्राम का 2 डिग्री बढ़ाना है तो कितना चाहिए? 2MS। M ग्राम का 3 डिग्री बढ़ाना हो तो 3MS, और M ग्राम का डेल्टा टी बढ़ाना हो तो MS डेल्टा टी। यही आपकी हीट है, यही आपका क्या है? किसी हीट के थ्रू अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो किसी M ग्राम का डेल्टा टी अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको जो हीट चाहिए वो Q क्या होता है? MS डेल्टा टी। क्या होता है? Q इक्वल टू क्या होता है बेटा? MS डेल्टा टी। ये बात सबको समझ में आई बेटा? क्या इसमें कोई दिक्कत? लेकिन ये तो वेट की फॉर्म में था, अगर मैं मोल की फॉर्म में जाऊं वापिस वही है। 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना चाहिए? CM। 1 ग्राम 2 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 2 CM। 3 ग्राम का, सॉरी N मोल का लिख लेते हैं, 1 मोल था, 2 मोल हो गए। मैं कहूं N मोल का कितने का बेटा? N मोल का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना चाहिए? NCM। परफेक्ट। तो मुझे बताओ N मोल का 2 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना चाहिए? 2NCM। N मोल का डेल्टा टी बढ़ाने के लिए NCM। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? पक्का? तो Q इक्वल टू क्या आ गया बेटा? NCM डेल्टा टी। Q इक्वल टू क्या आ गया? तो क्या हमारे पास फॉर्मूला आ गया? Q इक्वल टू NCM डेल्टा टी, Q इक्वल टू MS डेल्टा टी। इस फॉर्मूले को कब यूज करना है बेटा?
देखो अगर आपको एस की वैल्यू गिवन हो, एस की यूनिट होती है जूल पर ग्राम, क्या होती है बेटा? पर केल्विन। तो आपको कहे अब एस ना ऐसे नहीं बोलेगा हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, वो बोलेगा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की आपने यूनिट देखी जूल पर ग्राम पर केल्विन, मतलब एस दिया है, क्या दिया है? Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। और अगर आपको हीट कैपेसिटी की यूनिट गिवन है जूल पर केल्विन पर मोल, तो आप क्या यूज करोगे? एनसीएम डेल्टा टी। क्या यूज करोगे? ये बात समझ में आया बेटा? जो कोई दिक्कत? तो सबको समझ में एनसीएम डेल्टा टी कब यूज करना है और एम एस डेल्टा टी कब यूज करना है? सर अगर एस किस में दिया हो बेटा, जूल पर केल्विन पर ग्राम में दिया हो तो एस, जूल पर मोल पर केल्विन दिया हो तो एम, एनसीएम डेल्टा टी। एन क्या है? मोल है। और याद रखो ना, जूल पर मोल तो मोल से मल्टीप्लाई, जूल पर ग्राम तो मास से मल्टीप्लाई। अब देखो जूल पर केजी होता तो मास किस में लेते? केजी में। कह दुआ ये दोनों फॉर्मूले में कोई दिक्कत? सर इन दोनों फॉर्मूले से कोई दिक्कत नहीं है। आप कंफर्म हो ना इन फॉर्मूले पे? बस कंफर्म है। क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, क्यू इक्वल टू एमसीएम डेल्टा टी। कोई दूसरा राय है ही नहीं, मन में दूसरी राय नहीं है कि चलो तो फिर ऊपर वाले क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। अभी आपने कहा था ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया? एनसीवीडीटी इक्वल टू जीरो। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू के लिए भी फॉर्मूला लगा ही लो ना, एनसीएम वाला लगा लो, एमएस वाला लगा लो, जो अच्छा लगा लगा लो। और अगर आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी तो यहाँ पे भी जीरो है, तो डेल्टा टी यहाँ पर जीरो तो क्यू भी जीरो है, और क्यू जीरो डेल्टा यू जीरो, क्यू जीरो तो वर्क भी जीरो है। तो ना तो आपका वर्क जीरो है ना कोई बात। ये तो दोगलापन हो गया। अरे बोलो, इस फॉर्मूले पे मैं चुपके से निकल रहा था, और ये फॉर्मूला मैंने इस क्वेश्चन से पहले भी नहीं पढ़ाया, क्योंकि इस क्वेश्चन से मैं पहले पढ़ा देता तुम फौरन से यही फॉर्मूला लगा देते। क्यू का भी तो फॉर्मूला होता है। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है। डेल्टा यू इक्वल टू एनसीवीडीटी परफेक्ट है, क्यू इक्वल टू एनसीएम डेल्टा टी भी होता है, इसे भी जीरो करो। पर मैंने तो नहीं किया इस क्वेश्चन में जीरो। तो मतलब ये क्यू इक्वल टू एनसीएम डेल्टा टी हमेशा वैलिड है? नहीं, कोई लोचा है, कोई क्या है? ये फॉर्मूला कब वैलिड है और कब वैलिड है? नहीं है, दोनों फॉर्मूले सेम है, ये वेट में और ये मास में। लेकिन इन दोनों फॉर्मूले में क्या है? कब वैलिड और कब वैलिड है? सर जैसे मैंने क्या लिया, कंटेनर लिया, क्या लिया बेटा? ये कंटेनर आइसोथर्मल है। कैसा है बेटा? आइसोथर्मल है, इसका मतलब इतना पक्का है कि टी कांस्टेंट है। टी कांस्टेंट तो डेल्टा यू तो पक्का जीरो, डेल्टा यू तो पक्का। आई बस में अब जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि अपन एक कमरा है बेटा, इस कमरे में क्या कर रखा है बेटा? एसी चला रखी है। क्या चला रखी है? एसी चला के रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेट कर रखा है। कितना कर रखा है? और कमरा एकदम 20 डिग्री पर है। जैसे ही कम होता है एसी चालू हो जाती है, जैसे ज्यादा होता है एसी चालू होकर के 20 कर लेती है उसे। अब मुझे एक बात बताओ, बाहर पड़ रही है गर्मी, बाहर क्या पड़ रही है? बाहर टेम्परेचर हो रखा है 40 डिग्री। कितना हो रखा है? 40 डिग्री। अंदर टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री। तो बाहर गर्म है, तो बाहर इसका मतलब आपको पता है बाहर से हीट अंदर आना चाहिए, बाहर से हीट को क्या आना चाहिए? लेकिन आपने एसी चला रखी है, तो क्या ऐसा होगा कि हीट गेट पे खड़ी रहेगी? ऐसा होता है क्या भाई? हीट गेट पे खड़ी है कि एक बार ये एसी बंद कर ले, फिर बताऊं इनको मैं, मेरा हीट तो आई है। अब ऐसा थोड़ी है कि अरे एसी चला रखी है क्या, क्या रुक जाओ रुक जाओ, ऑल आउट चला रखी है इन्होंने, मच्छरों वाला खेल है क्या, ऑल आउट बंद करते बताएंगे इनको। हीट ऐसा थोड़ी गेट पे आके खड़ी होगी, आपने एसी चला रखी है तो अंदर नहीं आऊंगी। बाहर गर्मी है अंदर ठंड है, तो हीट तो अंदर आएगी। अरे बोलो, अंदर आएगी। सिंपल सी कहानी है, वो अंदर आई तो गई कहाँ? कमरे का टेम्परेचर डेल्टा यू, टेम्परेचर तो जीरो है। तो जो हीट अंदर आ रही है, ऐसा नहीं कि हीट अंदर नहीं आ रही, हीट अंदर आई, लेकिन हमने जो एसी चला रखी है, वो एसी क्या करती है? इस हीट को पकड़ के वर्क करके बाहर फेंक देती है। एसी क्या करती है? काम। क्या करती है? अपने एसी के बाहर वाले एग्जॉस्ट पे जाके देखो, बहुत क्यों, इसको उतनी हीट कमरे में आ रही होती है उसी वक्त, उतनी हीट को वो बाहर फेंक रहा होता है। उतनी हीट को क्या कर रहा होता है? बाहर। तो कमरे में हीट कंटिन्यूअसली आ रही है और सारी वर्क के फॉर्म में बाहर जा रही है। हीट अंदर आई वर्क के फॉर्म में बाहर, हीट अंदर आई वर्क के फॉर्म में। का मतलब क्या हुआ कि सर जो हीट अंदर आ रही है सारी बाहर जा रही है, वो सारी कहाँ जा रही है? और अगर वो सारी ऐसे कैसे बाहर जाती रही कंटिन्यूअसली, तो इसका मतलब हीट ने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अपने आप को दिया ही नहीं, मतलब पूरी की पूरी हीट किस में कन्वर्ट हो गई? वर्क में। हमारी पास में ऐसा होता नहीं है, पर थ्योरेटिकल है। कभी भी एक्सपेरिमेंटली पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट है, मैं ऐसा मान रहा हूँ, भी आइसोथर्मल कभी हो ही नहीं पाता कोई चीज। तो मैंने कहा कि आइसोथर्मल है तो सारी हीट किस में जा रही है बेटा? वर्क में। तो मतलब हीट ने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अपने आप को अवेलेबल ही नहीं किया, मतलब Q इक्वल टू अपना एक्स हीट अंदर आई, कितनी हीट अंदर आई?
उतना एसी ने वर्क डन कर दिया, तो वर्क डन बाई द एसी कितना है बेटा, सिस्टम कितना है माइनस एक्स, कितना है, तो डेल्टा यू तो जीरो बना रहा, डेल्टा यू क्या बना रहा, तो क्यू प्लस डब्ल्यू कितना है जीरो, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या है माइनस क्यू, क्यू अगर प्लस एक्स तो डब्ल्यू कितना है माइनस एक्स। तो इसका मतलब इस वक्त हीट ने अपने आप को टेम्परेचर के लिए अवेलेबल ही, और अगर उसने अपने आप को टेम्परेचर के लिए अवेलेबल ही नहीं कराया तो ये फॉर्मूले तो क्या है बेटा कि हीट की वजह से टेम्परेचर राइज होना, हीट की वजह से टेम्परेचर है, जब उसने टेम्परेचर का उसका कंपोनेंट गया ही नहीं टेम्परेचर की तरफ, टेम्परेचर की तरफ गया ही नहीं, टेम्परेचर के लिए तब कब जाता जब इंटरनल एनर्जी में चेंज करता, तो उसका कोई कंपोनेंट टेम्परेचर राइज करने में गया ही, तो ये दोनों फॉर्मूले वैलिड ही, तो बोलो ये दोनों फॉर्मूले वैलिड ही। लेकिन किसका मतलब, जैसे अगर मैं कहूँ कि आपकी हीट अंदर आ रही है और अब की बार आइसोथर्मल नहीं है, आइसोथर्मल है, तो हीट आ रही है, तो हीट में से उस हीट का कुछ पार्ट तो किसमें चला गया वर्क डन में, किसमें चला गया बेटा वर्क डन में, और कुछ पार्ट चला गया इंटरनल एनर्जी में, किसमें चला गया, और इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी, अरे बोलो, तो कुछ पार्ट अब की बार किसमें जा रहा है इंटरनल एनर्जी में, तो हीट आई कुछ पार्ट वर्क में गया कुछ पार्ट है, अगर कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में गया तो डेल्टा यू बढ़ेगा, तो डेल्टा यू बढ़ेगा तो डेल्टा टी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर राइज होगा। इस कंडीशन में हीट किस में गई है बेटा टेम्परेचर में, किस में गई है, अरे बोलो इंटरनल एनर्जी के अंदर टेम्परेचर रेज कर रही है, यहाँ तो टेम्परेचर रेज करी, और टेम्परेचर रेज करी नहीं तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा एन सी एम डेल्टा टी एम एस डेल्टा टी वैलिडी, लेकिन इस कंडीशन में जब हीट वर्क और इंटरनल एनर्जी दोनों में जाए तो वो टेम्परेचर डेल्टा टी को रेज करेगी, और जैसे ही वो टेम्परेचर को रेज करेगी तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है एन सी एम डेल्टा टी एम एस डेल्टा टी क्या हो जाएंगे बेटा वैलिड, क्या हो जाएंगे, तो ये फॉर्मूले कब वैलिड है, ये फॉर्मूले तभी वैलिड है जब हीट किस में जाए बेटा टेम्परेचर के कंपोनेंट में जाए। तो किस कैसे पता लगेगा, हम तो मासूम है, क्वेश्चन में लिखाएगा कि किसी सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब कर उसका टेम्परेचर रेज हुआ और उसका टेम्परेचर क्या हुआ, फॉर्मूला वैलिड। एक प्रोसेस आइसोथर्मल है, फॉर्मूला वैलिड ही, अरे बोलो हीट का एक फॉर्मूला वैलिड ही, फिर हीट वर्क में जा रही है, सीधी किस में जा रही है वर्क में, हीट अवेलेबल ही नहीं है टेम्परेचर रेज करने के लिए। अरे बस एक क्वेश्चन है, एक बर्फ है उसने हीट एब्जॉर्ब करके अपने आप को पिघाला, मतलब हीट किस में गई टेम्परेचर रेज करने गई, अरे बोलो, तो अपन क्या बोलेंगे आइसोथर्मल कंडीशन में हीट ने टेम्परेचर को बढ़ाया ही नहीं, आइसोथर्मल कंडीशन में टेम्परेचर ने हीट को बढ़ाया ही नहीं, वो तो सारी वर्क में चली गई, किसमें चली गई सारी वर्क में चली गई, इसलिए Q इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी और एम एस डेल्टा टी वैलिडी, ये स्टेटमेंट याद रह जाएगा बेटा, ऐसे कैसे अपनी लैंग्वेज में याद रखना है इसको। फिर नेक्स्ट वन है, अगर हीट के कारण टेम्परेचर में चेंज क्या लिखा है हुआ है, तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी या एम एस डेल्टा टी। तो अब आपको पता है Q इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी एम एस डेल्टा टी, तो दोनों फॉर्मूले तो एक ही चीज है, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कर सकता है, और बोलो एन क्या होता है मास अपॉन मोलर मास, अरे बोलो इक्वल टू एम एस, तो एम सी एम कट गया, तो सी एम क्या आ गया बेटा एस इंटू मोलर मास, तो बड़ा हमेशा कौन होता है सीएम होता है कि एस होता है, नोट डाउन कर लेना, बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ गया बेटा सबको, रिलेशन भी पूछ लेता है कई बार सीएम देके एस एस देके सीएम, कोई दिक्कत। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, यहाँ कंफ्यूजन होता है, डेल्टा यू इक्वल टू एनसीबीडीटी हमेशा वैलिड है, लेकिन क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी ये वैलिड और लिखा है टेम्परेचर में रेंज हुआ है वरना वैलिड है। अब मुझे एक बात बताओ कि सीएम लिख लिया, यहाँ मैंने सीएम लिखा है और यहाँ सीवी लिखा है, सीवी भी तो मैंने यही कहा था कि मोलर हीट कैपेसिटी का एक पार्ट है, मोलर हीट कैपेसिटी का एक पार्ट है, इसका मतलब सीएम और सीवी बराबर है नहीं है, बड़ा कौन होगा सीएम होगा कि सीवी होगा, सीएम क्यों, क्योंकि एन सीएम एन एन सेम डेल्टा टी सीएम। अब सोच के देखो ये आर आर इसमें वर्क में भी जा रहा है और किसमें जा रहा है सीवी में भी, तो सीएम वेरिएबल होता है, सीएम क्या होता है वेरिएबल, सीएम वेरिएबल नहीं है सीवी फिक्स है, सीवी क्या है सर कैसे, अगर मैं तुम्हें कहूं आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन कितना हो जाएगा जीरो, और बोलो, और जैसे वर्क डन जीरो होगा तो क्यू किस में चली जाएगी डेल्टा यू में, और ये दोनों फॉर्मूले बराबर होंगे, तो सीएम सीवी के बराबर कब होगा, जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से लूं देखो ज्यादा बेटर है, मैंने कहा एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है वर्क डन तो जीरो है,
बाहर से क्यू आ रहा है, अंदर डेल्टा यू में चेंज है, तो डेल्टा यू तो क्या होता है एनसीवी डेल्टा टी, टेम्परेचर बदल रहा है तो ये भी एमएस एनसीएम डेल्टा टी है, तो बाकी सब सेम है, तो सीएम और सीवी भी क्या है, अरे बोलो, तो ये तो स्पेशल केस हुआ ना, क्या हुआ स्पेशल केस, हमेशा वैलिड है नहीं, ये बात सबको समझ में आई बेटा, पक्का। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, ए गैस एक्सपेंड फ्रॉम 3 डेसीमीटर क्यूब टू 5 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 3 एटीएम, किसके अगेंस्ट हुई है बेटा, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 3 एटीएम, तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब क्या हुआ बेटा, प्रोसेस कैसी है आइसोबारिक, अगेंस्ट 3 एटीएम, तो आपके पास एक कंटेनर है बेटा, इसमें गैस थी, जिसका इनिशियल वॉल्यूम कितनी है बेटा 3 लीटर, फाइनल वॉल्यूम कितनी है 5 लीटर, पी एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है 3 एटीएम, द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, इस प्रोसेस में जितना वर्क डन हुआ है इज यूज टू हीट, इसमें जो उससे हीट किया हमने किसको बेटा 10 मोल वाटर को, 10 मोल वाटर को फ्रॉम 290 केल्विन, टेम्परेचर T1 कितना दिया है 290 केल्विन टू टेम्परेचर T2, T केल्विन लिखा हुआ है, तो टेम्परेचर T तक केल्विन तक दिया, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर, मतलब आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना है, और साथ में आपको इसकी हीट कैपेसिटी दी हुई है एस 4.2, कितनी दी हुई है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, मतलब एस दिया है, क्या दिया है एस, वो तो हीट कैपेसिटी बोलेगा। अब देखो बेटा आपको पता है इसने क्या कहा कि गैस ने अपने आप को एक्सपेंड किया, गैस ने अपने आप को क्या किया एक्सपेंड किया, कहां से किया बेटा V1 3 लीटर, V2 5 लीटर, तो आप क्या लिखोगे कि सर V1 3 लीटर है, V1 कितना है 3, और इरिवर्सिबल है तो W इक्वल टू क्या लिखूंगा माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, माइनस पी एक्सटर्नल कितना दिया है 3, V2 कितना है 5 माइनस 3 कितना हुआ 2, कितना है -6 लीटर है एटीएम, और लीटर की एटीएम जगह क्या लिख सकता हूँ 101.3, तो 607.8 जूल माइनस, ये वर्क डन हुआ, ये क्या हुआ, इस सारे वर्क डन को हमने हीट में कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, तो ये सारा वर्क डन था ये हीट में कन्वर्ट हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ, लेकिन हीट अब देखो बेटा ध्यान से, इसकी पूछो तो ये हीट मैंने इसको दी है, तो इसका वर्क डन तो नेगेटिव है, लेकिन इसकी हीट कैसी आएगी बेटा पॉजिटिव आएगी, अरे बोलो बताओ, मैंने इसको पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि इसकी हीट सारी वर्क डन में कन्वर्ट, तो इसका तो एक्सोथर्मिक है, लेकिन उसने एब्जॉर्ब के लिए, उसके लिए तो एब्जॉर्ब हुआ ना वो सिस्टम के लिए, तो तुमने लॉस किया सामने वाले ने तो एब्जॉर्ब किया, तो इसने वर्क डन किया तो वर्क डन बाहर आया, और उस वर्क डन को इसने हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया, तो इसने तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना बेटा, ये तो क्या कर रहा है, ये तो एंडोथर्मिक बोलेगा, ये तो क्या बोलेगा, इसके लिए एंडोथर्मिक मतलब क्यू कितना है 670.8 जूल, और इससे अब देखो हीट से क्या कर रहा है बेटा, अगला लिख रहा है हीट एब्जॉर्ब कर टेम्परेचराइज कर रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला वैलिड होगा, तो एस दिया तो एम एस डेल्टा टी, एम क्या है मोल मास है कि मास है मास, तो ग्राम में चाहिए तो 10 मोल का मतलब कितना हो गया 180 ग्राम, एस की वैल्यू कितनी है बेटा 4.2, डेल्टा टी क्या है T2 माइनस T1, T1 कितना है 290, अरे बोलो सोल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा T2 क्या आ जाएगा, समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत, और आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर ए डेल्टा यू जीरो है, क्या जीरो है, बट क्यू इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन वर्क डन इज जीरो, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्यू जीरो नहीं होगा, क्यू जीरो अगर डेल्टा यू जीरो है तो क्यू प्लस डब्ल्यू तो होता है, अब क्यू तभी जीरो होगा जब वर्क डन भी क्या हो, वरना क्यू जीरो, क्योंकि तब वो वर्क फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है, हमारी बात में, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू जीरो आल्सो क्यू इक्वल टू जीरो, कि ना कोई गारंटी, ये तभी जीरो होगा जब वर्क डन भी जीरो हो जाए, वर्क डन भी क्या हो जाए तब तो जीरो होना पड़ेगा, ये भी जीरो ये भी जीरो तो ये भी जीरो होना पड़ेगा, वरना क्यू जीरो नहीं है, वरना क्यू हीट में जा रही है, क्यों किस में जा रही है हीट में, ये बात सबको समझ में आई बेटा, अरे बोलो, अब हमें एक नई टर्मोलॉजी पढ़नी है, इसका नाम है एंथैल्पी, क्या नाम है एंथैल्पी, क्लियर है कि भाई एंथैल्पी क्या होता है इसे समझना बेटा, ठीक है, चलो जी इसे एंथैल्पी की बात करते हैं अपन, भाई एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी को समझो बेटा, इट इज ए न्यू थर्मोडायनेमिक टर्मोलॉजी, कैसी टर्मोलॉजी है बेटा न्यू थर्मोडायनेमिक टर्मोलॉजी that define some of they define
They define sum of internal energy. They define sum of a and product of a pressure volume and product of a की सिंपल सी कहानी है इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी हमने एक नई टर्मिनोलॉजी डिफाइन की वो क्या है बेटा यू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है बेटा प्रेशर क्या है प्रेशर वॉल्यूम भी तो एनर्जी है क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का मकडन क्या है वर्कडन क्या है एनर्जी बोलो तो इसने क्या कहा एच क्या है बेटा एंथैल्पी नई टर्मिनोलॉजी क्या डिफाइन की ऐसे डिफाइन की इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ ए प्रेशर वॉल्यूम तो आगे से हमने एक नई टर्मिनोलॉजी एच इक्वल टू क्या आ गया यू प्लस ए पीवी एच इक्वल टू क्या आ गया यू प्लस ए याद रह जाएगा एच इक्वल टू यू प्लस ए पीवी कोई दिक्कत अब ये फॉर्मूला सबके लिए डिफाइन अभी तो एच इक्वल टू यू प्लस पीवी किसी के लिए कर दो लिक्विड सॉलिड गैस कुछ भी ले बोलो अब मैं इसमें चेंज इन एंथैल्पी निकालूं तो क्या आएगा बेटा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी क्या लिख सकता हूँ पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन कोई दिक्कत नेक्स्ट देखो अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ केस और आइडियल गैस दो ध्यान समझना अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है आइडियल गैस दो एक्सपेंड और कंप्रेस एक्सपेंड और कंप्रेस होगा इसका मतलब क्या है कोई केमिकल बॉन्ड है नहीं टूटने चाहिए अरे बोलो अब मुझे बताओ एक गैस को एक्सपेंड और कंप्रेस करने से गैस के मोल बदलते हैं कि नहीं बदलते मोल कैसे बदलेंगे एक गैस के 5 मोल है थोड़ी दूर में कर तब भी 5 मोल है फैला दो तब भी 5 मोल है तो गैस को एक्सपेंड कंप्रेस करने से पहली बात तो मोल नहीं बदलता अब मैं कह रहा हूँ गैस को एक्सपेंड और कंप्रेस करूंगा तो प्रेशर वॉल्यूम बदलेगा हमें पता है P1 V1 इक्वल टू क्या होता है nRT तो मैंने लिख दिया nRT1 क्योंकि मैंने मोल सेम रखा फिर मैंने प्रेशर कर दिया P2 V2 क्या कर दिया तो टेम्परेचर T2 होगा तो P2 V2 करूंगा तो क्या हो जाएगा nRA T2 तो मैं क्या लिखूंगा P2 V2 माइनस ए P1 V1 तो क्या आ जाएगा nRT2 माइनस T1 तो क्या मैं P2 V2 माइनस P1 V1 को क्या लिख सकता हूँ आइडियल गैस के लिए लिख सकता हूँ आपको अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो ठीक है P2 V2 माइनस P1 V1 का डिफरेंस कितना आता जीरो लेकिन मोल तो पक्का नहीं बदलेगा मोल तो पक्का ही अरे बोलो अब देखो फॉर आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू क्या होता है बेटा एनसीबी डेल्टा टी एनसीबी डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है एनसीबी डेल्टा टी तो मुझे बताओ डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा डेल्टा यू प्लस ए पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन तो बेटा आइडियल गैस के लिए हमें डेल्टा यू तो पता है एनसीबी डेल्टा टी होता है और अभी हमने पढ़ा डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है डेल्टा यू पी टू वी टू माइनस ए पी वन वी वन अभी तुम सोल्व करके आओ पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन क्या होता है एन आर डेल्टा टी तो मैंने यहाँ पे एनसीबी डेल्टा टी यहाँ के लिख लिया एन आर ए डेल्टा टी सर कैसे अभी हमने पढ़ा है पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन क्या होता है बेटा एन आर डेल्टा टी आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं और एक्सपेंशन कंप्रेशन के लिए डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है एनसीबी डेल्टा टी तो मैंने दोनों फॉर्मूले रख दी अब देखो बेटा इसमें एन एन कॉमन है डेल्टा टी कॉमन है तो आगे से एन कॉमन ले डेल्टा टी पीछे से कॉमन ले तो ये बना सीवी प्लस आर क्या होता है सीपी तो आगे से हमारे पास फॉर्मूला आ गया डेल्टा एच इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी अब मुझे बताओ क्या ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है कि कुछ खास कंडीशन में वैलिड है हाँ पहली बात तो आइडियल गैस हो दूसरी बात गैस एक्सपेंड और कंप्रेस होती है तो ये फॉर्मूला सिर्फ गैस के लिए एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए क्या है वैलिड है जहां केमिकल बॉन्ड टूटेंगे वहां पे वैलिड है और उसका मतलब क्या है जहां ये केमिकल है यहाँ लिखना ना केमिकल बॉन्ड जहां केमिकल बॉन्ड टूटेंगे वहां ये फॉर्मूला वैलिड है नहीं है अरे बोलो केमिकल बॉन्ड टूटा फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है ये बात सबको समझ में आई बेटा अरे बोलो नेक्स्ट बात करते हैं एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी डिफाइन इन टर्म ऑफ हीट ये टर्मिनोलॉजी कुछ नहीं है बेटा ये नाम है ये क्या है बेटा नाम पहले हमने क्या सीखा कि सर हमने कहा कि एंथैल्पी क्या होता है एच इक्वल टू क्या होता है यू प्लस ए पीवी ठीक है सर एंथैल्पी एच इक्वल टू क्या होता है यू प्लस ए पीवी इसमें हमें कोई दो राय नहीं इसमें हमें कोई दो राय नहीं है एंथैल्पी होती है एच इक्वल टू यू प्लस पीवी फिर हमने उसको एक डिफाइन किया एक केस लेके वो केस क्या था आइडियल गैस थी और वो एक्सपेंशन और कंप्रेशन था तो हमने डिफाइन करके डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं सीधा याद रखना है डेल्टा यू एन सी वी डी टी डेल्टा एच एन सी पी डी टी याद हो गया अब इनको क्या है कि कुछ इंसानी वर्ड है क्या है बेटा इंसान नाम रखने का आदी होता है तो उसने एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का नया नाम रखा क्या रखा नया नाम क्या रखा देखो मैं दो कंडीशन पढ़ रहा हूँ पहली कंडीशन में पढ़ रहा हूँ आइसोबारी क्या पढ़ रहा हूँ आपको पता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी आपको पता है डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है क्यू प्लस ए डब्ल्यू
और W इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल है dV, और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या आएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, आइसोबारिक के लिए यही आएगा। अरे बोलो, एक आइसोबारिक कंडीशन के लिए माइनस पी एक्सटर्नल क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, आइसोबारिक के लिए वक्र यही होता है। तो मुझे बताओ डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, और डेल्टा यू की जगह क्यू प्लस डब्ल्यू रख दो तो कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं, तो सही बात है। अरे बोलो, और डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस पी डेल्टा वी। अरे बोलो, और आपको पता है पहले से ही, और आप ध्यान से यहाँ पे भी समझो, पहले हमने क्या लिखा, डेल्टा यू की जगह क्या लिख दिया, क्यू प्लस डब्ल्यू, और हमें क्या आइसो बारीक है तो मैंने प्रेशर बाहर ले लिया तो इसको पी डेल्टा भी लिख लिया, और फिर मैंने वर्क की जगह क्या लिख दिया, माइनस पी डेल्टा भी, क्या रख दिया, तो माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी कट गया। तो डेल्टा एच किसके बराबर आया, क्यू की। तो उसने कहा है कि अगर कोई गैस आइसोबारिक कंडीशन में, किसमें बेटा, तो उस केस में एंथेल चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी नहीं बेटा, चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, हीट होती है, क्या होती है। तो अब एग्जामिनर नीचता करता है, क्वेश्चन में लिखता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, निकालो हीट एट कांस्टेंट है, मतलब वो डेल्टा एच पूछना चाहता है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पूछने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच आता है। क्या बात समझ में आई बेटा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है डेल्टा एच। तो आगे से क्वेश्चन में कभी आए कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर निकालो, मतलब डेल्टा एच आता है, क्या जाता है, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है डेल्टा एच, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है डेल्टा एच, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है, पक्का श्योर हो गए। तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, फिर उससे हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया डेल्टा एच इक्वल टू एनसीपीडीटी, सिर्फ गैस के लिए एक्सपेंशन कंप्रेशन पे। फिर हमने कहा कि किसी ने नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, कैसे, इस तरह से ड्राइव किया उसने, तो ड्राइव करके दिखाया डेल्टा एच किसके बराबर है, क्यूपी के। तो आगे से कभी लिखा जाए कांस्टेंट प्रेशर पे हीट, मतलब चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी नहीं, चेंज इन एंथैल्पी नहीं है बेटा, चेंज इन, क्या है बेटा। अब देखो मैं कहूं फॉर आइसोकोरिक कंडीशन, कौन सी कंडीशन लूं, अब आइसोकोरिक कंडीशन क्या होती है बेटा, आइसोकोरिक मतलब वर्क जीरो, वर्क क्या हो जाए, मैंने वर्क जीरो कर दिया, वर्क क्या कर दिया। अब देखो बेटा ध्यान से बताओ, अगर वर्क जीरो है तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू किसके बराबर है, क्यू के, और क्यू क्या है, हीट, तो अब नाम क्या रख दिया, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो क्वेश्चन में आता है चेंज इन इंटरनल सॉरी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालो, मतलब डेल्टा यू चाहता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पूछे मतलब, इससे कोई क्वेश्चन आएगा कि, क्वेश्चन नहीं आएगा, नाम ध्यान रखना, वो क्वेश्चन में डेल्टा एच और डेल्टा यू लिखेगा नहीं, वो क्या लिखेगा, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बात समझ में आई बेटा, अरे बोलो पक्का, चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट मिनट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी फॉर ए केमिकल रिएक्शन, किसके लिए पढ़ना है बेटा हमें, केमिकल रिएक्शन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, और इस इंपॉर्टेंट को अपन कल खींचेंगे, ठीक है, इस पूरे पोर्शन को, आगे बात में, चलो जी, छोटा सा ये, ज्यादा बड़ा नहीं, कितना का है, एक मिनट रुक जा, कल खींचेंगे, आज ही खींच देंगे, इतना सही तो आज ही खींच देंगे, फिर तो खींच तो आज ही सकते हैं, टाइम तो लगेगा नहीं, खींच देंगे आज ही, कल ही खींचेंगे पूरा एक टॉपिक बना के, ठीक है, तो इसे कल पूरे को कल खींचेंगे, कोई दिक्कत, चलो जी।